उपस्थित सम्मानित महानुभाव एवं मेरे सामने आज प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आत्मीय शिक्षकगण, मैं आप सभी को अपने हृदय की अंतः गहराई से प्रणाम करता हूं। राजेश जी भारतीय शिक्षा मंडल इस संगठन के साथ साथ भारतीय शिक्षा मंडल का भी कार्य देखते हैं कानपुर प्रांत में। हम लोगों के बड़े प्रिय हैं और बहुत ही ऊर्जावान हैं, ये आप सभी अनुभव भी कर लिए होंगे। तो इनका जो ये कार्यक्रम है बहुत काफ़ी पहले से हम लोगों की बात चल रही थी। आज हमारे विश्वविद्यालय में कन्वोकेशन भी चल रहा है, फैकल्टी का मेरे कन्वोकेशन था, कल विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन था। उसके बाद भी इनका प्रेम मुझे खींच लाया यहाँ पे, और आप सबके बीच में केवल मुझे जब पता चला कि शिक्षकगण हैं तो मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। बहुत सारे अनुभव आपके बीच से सुन रहा था। वास्तव में जो शिक्षक का काम है, शिक्षक एक शिल्पकार की तरह होता है, और शिल्पकार जिस प्रकार से गढ़ने का काम करता है वही कार्य शिक्षक भी करता है। भारतीय शिक्षा मंडल में जो हम लोग अपना ध्येय श्लोक बोलते हैं वो विष्णु पुराण से लिया गया है। वो ध्येय श्लोक है, तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या न्याशिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में न बांधे, और विद्या वही है जो हमें मुक्ति प्रदान करे। लेकिन आज के जो समाज में विद्या का जो दिख रहा है स्वरूप, वह विद्या जो है मुक्ति प्रदान करने वाली नहीं, बंधन में बांधने वाली विद्या बनती जा रही है। मैं अक्सर विद्यार्थियों से पूछता हूं, जब नए विद्यार्थियों से परिचय होता है, मिलना होता है, तो पूछता हूं कि आप किस लिए पढ़ रहे हो। तो 99% विद्यार्थी ही बताता है कि मैं तो पढ़ रहा हूं नौकरी करने के लिए, अच्छी नौकरी मिल जाए। पूरे देश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने शिक्षण संस्थान होंगे। अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आए और 99% अगर कहे कि मुझे नौकर बनना है, नौकरी करना मतलब नौकर बनना, तो शिक्षा किस दिशा में जा रही है। और जब सब लोग नौकर ही बनेंगे तो नौकर बनाने वाला कहां से आएगा, जिसको नौकर रखना है वो कहां से आएगा। इस पे हमारी शिक्षा विचार ही नहीं की। हम सभी गुरुजनों का यही दायित्व है कि हम विचार करें कि किस ओर हम लेकर जा रहे हैं विद्यार्थियों को। और मैं तो ये देख रहा हूं कि आप सभी बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए हैं। कई लोग के बारे में पता चला कि वो उच्च शिक्षा में मौका मिलने के बाद भी उन्होंने अपना तय किया कि नहीं, मुझे बेसिक शिक्षा में ही रहना है। मैं बड़ा इस कार्य को कठिन मानता हूं। कई बार जब छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए देखता हूं, आप गुरुजनों को, तो लगता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आप लोग काफ़ी नियंत्रित करके, काफ़ी ठीक ठाक करके जब भेज देते हैं उच्च शिक्षा के लिए, तो उनको, हम लोगों को संभालना आसान हो जाता है। तो उच्च शिक्षा में शिक्षण करना, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा में शिक्षण करने से कहीं आसान काम है। आप ज़्यादा कठिन काम कर रहे हो। दो तीन बातें बस बताना चाहूंगा आपके बीच में।
शिक्षक जो जिसको कि गुरु पद हमारे देश में माना जाता है, और गुरु कौन है? तो जिसके अंदर गुरुत्व हो, आकर्षण हो। अभी आपके बीच में मैं सुन रहा था आपके विचार को, तो कई बताते थे कि विद्यार्थियों को भय न हो हमारे पास आने से। अगर विद्यार्थी को गुरु के पास, शिष्य को गुरु के पास जाने में भय होगा तो वो शिष्यत्व कैसे प्राप्त करेगा और वो शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। तो हमको किस रूप में रहना है कि हमारा विद्यार्थी हमसे सहज हो? जिस प्रकार से हमारे घर में हमारे बच्चे हमारे साथ सहज होते हैं, उसी प्रकार से क्या विद्यार्थी हमसे सहज है? अगर वो हमसे सहज नहीं हो पा रहा है, उसको हम बार बार डांटते हैं, उसको अगर हम यही सोचते हैं कि वो मेरा चेहरा देखते ही डर जाए, तो फिर हमको अपने अंदर सुधारने की जरूरत है। हम उसको ज्ञान नहीं दे सकते। उसको किताबी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं दे सकते हैं उसको। इसलिए सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है शिक्षा देने और लेने की, उसमें सहजता की जरूरत है। जब हम सहज होंगे, हमारा शिष्य सहज होगा, तभी वो लेने योग्य होगा और हम देने योग्य होंगे। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं समाज में। हमको अक्सर हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि शिक्षक जो है बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि अभी सिलेबस बाकी है, एग्जाम आने वाला है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करना उतना ही जरूरी है जितना व्यक्ति अपने विद्यार्थी का व्यक्तित्व को निखारने की जरूरत है, और वो सिलेबस की पढ़ाई से नहीं निखरता है। क्या हम अपने कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए जब चर्चा करते हैं, सिलेबस की चर्चा करते हैं, जब उसके कंटेंट को पढ़ाते हैं, तो उसके साथ साथ कुछ उसके हृदय की बात को भी समझने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते तो करना चाहिए। एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है आज के क्षेत्र में, प्रोफेसर जगमोहन राजपूत जी। वो बहुत बड़े शिक्षाविद रहे, दिल्ली में रहते हैं। एक बार मिलना हुआ उनसे, तो उन्होंने बताया कि मैं आज जो इस जगह पे हूं, इसमें हमारी गुरु की भूमिका है। हमने पूछा, सर कैसे आप गुरु को श्रेय देते हैं? कहे, मैं प्रयाग विश्वविद्यालय पढ़ने गया था, और प्रयाग विश्वविद्यालय में जब मेरा एडमिशन हुआ तो मुझे जो विषय मिले थे वो विषय मुझे पढ़ना नहीं था। मैं बार बार अपने ऑफिस में जाता था कि ये विषय परिवर्तन करना है, वहां से ऑफिस से डांट के भगा दिया जाता था। एक दिन निराश होकर आधी सीढ़ी उतरने के बाद, जहां सीढ़ी नीचे आने के लिए टर्न कर रही थी, वहीं पे खड़ा होकर सोच रहा था कि अब कहां जाऊं। आधा तो नीचे उतर आया हूं, अब कहां जाऊं? घर जाना होगा, मैं तो पढ़ नहीं पाऊंगा। और वो बताते हैं कि उसी बीच एक व्यक्ति, अच्छी पर्सनालिटी थी, वो आते हैं, और आने के बाद मेरा चेहरा उदास देखते ही कंधे पे हाथ रख के पूछते हैं, अरे बेटा तुम दुखी क्यों हो, यहां क्यों खड़े हो? जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा, उनकी आंखों से आंसू निकल आए और कहा, सर मैं एडमिशन लिया हूं लेकिन पढ़ नहीं पाऊंगा। क्या हो गया तुमको? वो बताया। उसके बाद वो उस बच्चे को कंधे पे हाथ रख के और उस कार्यालय में ले जाते हैं। कार्यालय में जैसे ही वो पहुंचते हैं, कार्यालय के लोग सम्मान में उनके खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद कहते हैं कि भाई आप बैठिए, अपना कार्य करिए, लेकिन इस बच्चे का भी कार्य कर दीजिए, बहुत दुखी है। अरे सर आप बता दिए होते, किसी को भेज दिए होते, आपको आने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ये बहुत दुखी है, इसका कार्य कर दीजिए। और उस बच्चे का काम हो जाता है, और वो बच्चा आज शिक्षा जगत का इतना बड़ा धुरी बन के खड़ा है हम लोगों के बीच में। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी कमेटियों में वो रहे हैं, हम सभी उनको जानते हैं, शिक्षा के लोग। वो जो व्यक्ति
उनको सहयोग दिया था, उन्हीं के नाम पे आज प्रयाग में राज्य विश्वविद्यालय है। रज्जू भैया हुआ करते थे, वहीं पे प्रोफेसर थे। आज हम किस प्रकार से विद्यार्थियों को सहयोग करने की भाव रखते हैं। दूसरा, मैं आपको एक दिल्ली का उदाहरण बताता हूं। पति पत्नी अध्यापक थे और जो महिला अध्यापिका थी, उनके क्लास का एक बच्चा बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था, यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था, कॉलेज। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये लड़का क्यों नहीं आ रहा है। लड़कों ने, अरे मैडम छोड़िए, वो पागल हो गया है। अरे ऐसा क्यों बोलते हो, तो बड़ा अच्छा लड़का था। नहीं नहीं, वो अच्छा लड़का नहीं है, वो उटपटांग बातें करता है। तो कहने नहीं, उसको बुलाओ, मुझे मिलना है उससे, वो पिछले सप्ताह से ही नहीं आ रहा है। फिर बच्चों से आग्रह किया जब उन्होंने, तो बच्चों ने उनको बुलाया, बच्चे को, बेटा तुम क्लास क्यों नहीं कर रहे हैं। कहा आप अपना काम बताइए, किस लिए बुलाया है, हम क्लास करें चाहे ना करें, मेरी मर्जी। उस अध्यापिका ने कहा कि बेटा मैं बहुत संकट में हूं, मैं तुम्हारा सहयोग चाह रही थी। अरे मैं किसी सहयोग लायक नहीं हूं, आप क्या मुझसे सहयोग चाहिए आपको। फिर उन्होंने अपने पति से कहा कि आप भी इससे आग्रह करिए कि ये सहयोग कर दे। पति भी टाल के चले गए। थोड़ा उसको अच्छा नहीं लगा बच्चे को। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे दिन आया, पूछता है कि मैडम आप किस लिए बुलाई थी, क्या सहयोग चाहिए था हमको, हम तो किसी काम के नहीं हैं, हमको तो हमारे घर वाले, हमारे स्कूल वाले सब पागल कहते हैं, हमको अब जीने की इच्छा नहीं है, मैं आपके किस काम आऊंगा। कही बेटा मैं बहुत दुखी हूं, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, अब उनको, छोटे बच्चे हैं, थोड़ा उनके साथ तुम समय बिता लेते। देखो हम दोनों टीचर हैं, हम लोग पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी उम्र कम है और तुम्हारे स्वभाव से मैं परिचित हूं। अगर तुम उन बच्चों को साथ थोड़ा समय बिता लेते तो मेरे बच्चे का जीवन बन जाता। तो कहा मैडम मैं अपना जीवन बना नहीं पा रहा हूं, आपके बच्चे का जीवन कैसे बना पाऊंगा। कहीं नहीं, फिर हाथ जोड़ के वो आग्रह करती हैं कि नहीं बेटा तुम ही कर सकते हो। और उस बच्चे को अपने घर ले आती हैं, खाना खिलाती हैं, बच्चों के साथ बैठने के लिए कहती, थोड़ा भैया से पूछ लो क्या क्या, भैया बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। ऐसे करते करते 15-20 दिन बाद जो बच्चा ये सोच रहा था कि कब मुझे किस दिन आत्महत्या कर लूं, इस धरती से चला जाऊं, वो उन बच्चों के साथ और एक शिक्षिका के प्यार को पाकर, घर जैसा व्यवहार पाकर, वो उसके मस्तिष्क और हृदय दोनों में परिवर्तन होने लगा। फिर वो जिम्मेदारियों को समझने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बाद कई बार उस शिक्षिका ने कहा बेटा तुम यहीं रुक जाओ, बच्चों के साथ रुको, आज यहीं पे रहो, इसी तरह रहना, यहीं खा लो, यहीं पे खाना खिला देना। आगे चलकर वो विद्यार्थी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। कहता है कि मुझे जीवन में किस शिक्षक ने क्या पढ़ाया ये बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन जब अपने जीवन के मैं सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था तो मेरी एक शिक्षिका और उनका परिवार ने जो मुझे स्नेह दिया था और जो अपनापन दिया, आत्मीयता दी, उसके कारण आज मैं यहां खड़ा हूं। तो हम विद्यार्थियों के हृदय में अगर उतर जाएं, उनके जीवन को बदलना चाहते हैं तो इस तरह के काम करना होगा। हमें विद्यार्थी को, शिक्षक जो है पारस पत्थर की तरह, मतलब हमसे जो विद्यार्थी आए हमारे पास, तो वो विद्यार्थी मेरे पास आके स्वर्ण, जैसे पारस पत्थर से कुछ भी लोहा छू जाने से सोना बन जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हमारे संपर्क में आने वाला विद्यार्थी भी सोने की तरह निखर जाए, यही हमेशा शिक्षकों को, गुरुजनों को सोचना चाहिए।
संस्कृत का एक श्लोक है, जीवने यावदादानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम इति सा प्रार्थना अस्माकं भगवन परिपूर्णता। मतलब इस संसार में जो भी आपको, हमको, हम सभी को जो भी मिला है वो कहां से मिलता है? इस समाज से ही मिलता है। तो व्यक्ति प्रार्थना करता है कि जो भी मिला है इस समाज से मिला है, तो हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि जितना मुझे समाज से मिला है उससे अधिक मैं इस समाज को लौटा सकूं। और उस समाज को लौटाने के लिए हम शिक्षकों का ज्यादा दायित्व बनता है, बड़ा दायित्व बनता है कि हम समाज को अधिक से अधिक लौटाएं। और किस रूप में लौटा सकते हैं? तो अपने बच्चों के भविष्य को संवार कर लौटा सकते हैं, उसके जीवन को निखार के लौटा सकते हैं, उसके व्यक्तित्व को निखार के लौटा सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। यद्यप हमारी क्षमता नहीं है कि हम आपकी प्रशंसा कर सकें, आप हमारे अखिल भारतीय अधिकारी हैं। मैं भारतीय शिक्षा मंडल का कानपुर प्रांत का उपाध्यक्ष हूँ। उस नाते आप राष्ट्रीय अधिकारी हैं। आपने हमारे